विमर्श, काफ़ी चिंतन, काफ़ी विचारों का आदान प्रदान उन सत्रों में हुआ था। अब इस चतुर्थ संस्करण के लिए, चूँकि ये देवी अहिल्या माता जी का 300वां जयंती वर्ष है, तो इसलिए इस संस्करण की जो थीम है वो मातोश्री अहिल्या माता पर और उनके माध्यम से महिला शक्ति पर इस संस्करण का अधिक जोर रहेगा, दारोमदार रहेगा। इसमें एक बात सामने आती है कि इसकी आवश्यकता क्या है, हम ये क्यों आयोजित कर रहे हैं, ये क्रम क्यों चलाया है और इससे इसके उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसके लिए थोड़ा सा हमें पहले इतिहास को देखना होगा। हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, वहाँ से अगर हम प्रारंभ करते हैं तो हम देखेंगे समाज मूलतः दो भागों में बटा रहता है। एक वर्ग होता है जिसे हम ज्ञानी वर्ग कह सकते हैं, जिसके पास नॉलेज होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, सूचनाएं होती है, इंफॉर्मेशन होती है। और दूसरा वर्ग होता है जिनके पास ये ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वे इस ज्ञान को पाना चाहते हैं, उनके पास जिज्ञासा होती है। यदि हम हमारे इतिहास में जाते हैं, प्राचीनतम इतिहास में जाते हैं, तो हमारी मनीषा, हमारी सारी फिलॉसफी, दर्शन इसी संवाद पर स्थापित है। हम चाहे गीता की बात कर लें तो गीता भी प्रश्न उत्तर है। कृष्ण ज्ञानी है, अर्जुन एक तरह से जिज्ञासु है, वे ज्ञान चाह रहे हैं। और गीता की शुरुआत ही शायद ही विश्व में मुझे पता नहीं कितने धर्म ग्रंथ होंगे जिनमें कि साक्षात ईश्वर के साथ प्रश्न उत्तर होते हैं। स्वयं कृष्ण सामने खड़े हैं पर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और एक नहीं अनवरत प्रश्न पूछते रहते हैं। और जब कृष्ण एक एक चीज उनको बताते हैं तो वे फिर अपनी और अगली जिज्ञासा अपनी प्रकट करते हैं और उन जिज्ञासाओं का समाधान करते करते ही गीता की रचना है। बादरायण के ब्रह्मसूत्र की शुरुआत भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, शुरुआत यहीं से होती है, अब ब्रह्म की जिज्ञासा। ये हमारे कठोपनिषद की हम बात करें तो नचिकेत और यम का संवाद है। नचिकेत की जिज्ञासा है, यम उस जिज्ञासा को शांत कर रहा है। हम स्वयं मृत्यु से भी बातचीत कर सकते हैं, हम स्वयं ईश्वर से भी बातचीत कर सकते हैं, हम उन्हें भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हम हमारी जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं और वे हमारी जिज्ञासा को एक तरह से हमारे स्तर पर आकर, हमारे तल पर आकर उसका समाधान भी करते हैं। ये हमारी जो परंपरा चली आ रही थी वो आने वाली शताब्दियों में भी चलती रही। शंकराचार्य के शास्त्रार्थ हुए, शास्त्रार्थ की हमारे यहाँ एक बड़ी घनीभूत परंपरा रही है और उन शास्त्रार्थों में हमेशा ही एक विषय होता था। विषय को लेकर पक्ष विपक्ष अपनी बात कहेंगे, उससे जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस निष्कर्ष को समाज मानता था, उस निष्कर्ष को लेकर आगे बढ़ता था। और कहीं ना कहीं आज जो इलाहाबाद में महाकुंभ हो रहा है ये भी इसी परंपरा का एक हिस्सा रहा है। महाकुंभ ये कोई फन फेयर नहीं है जिसे आज थोड़ा बहुत उस दृष्टि से भी देखा जा रहा है। तो सही मायने में सारे ज्ञानवान लोग इकट्ठा होते हैं, चर्चाएं होती है, शास्त्रार्थ होते हैं और जिज्ञासु लोग भी वहाँ जाएंगे, उनकी शंकाओं का समाधान होगा, वे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वे अपनी जिज्ञासा को मिटा सकते हैं। और इस प्रकार एक ज्ञान की अनवरत परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है। लेकिन पिछले कुछ सदियों में 700-800 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल का इतिहास हम मान लें, उसमें कहीं ना कहीं इस परंपरा पर, इस व्यवस्था पर एक तरह का ग्रहण लगा। क्योंकि हम पॉलिटिकली दासता के शिकार हुए, आक्रांताओं के आक्रमण हुए, उनके हम पर शासन हुए। तो ये जो एक हमारी बहुत सुदृढ़, सुव्यवस्थित और स्वस्थ परंपरा थी, वो परंपरा कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। शुरुआत में इस तरह के बहुत सारी गतिविधियों पर विराम लगे,
इस तरह की गतिविधियां चलाना मुश्किल होती गई। और उसके बाद अभी अंतिम कुछ हम कह सकते हैं 200 वर्षों में, 150 वर्षों में इसे एक और आघात सहना पड़ा। और वो आघात था कि कुछ ऐसे विमर्शों की स्थापना होना चालू हुई जो हमारे वैल्यू सिस्टम्स, हमारे सनातनी मूल्यों से मेल नहीं खाते थे। उन धारणाओं को, उन अवधारणाओं को, उन विचारधाराओं को, उन इतिहास के पन्नों को इस तरीके से हमारी नई पीढ़ियों के सामने प्रस्तुत किया गया, इस तरीके से हमारी नई पीढ़ियों को उसके संदर्भ में सूचनाएं दी गई। और इतिहास के साथ एक तरह की आयरनी है, एक विडंबना है। नेपोलियन का एक स्टेटमेंट है कि बहुमत बहुसंख्य समाज जिस झूठ को सच मान लेता है वही इतिहास बन जाता है। तो ये हमारे साथ होना शुरू हुआ। हमारे शिक्षण व्यवस्था को पहले छिन्न भिन्न किया गया। इंडिजीनियस हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें जो कि ज्ञान बेस्ड था, जिज्ञासा बेस्ड था, उसकी जगह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाई गई जो ज्ञान से ज़्यादा जोर सिर्फ कुछ सूत्रों, कुछ धारणाओं को कंठस्थ करने तक सीमित रह गई। और इसकी वजह से समाज के अंदर जो ज्ञान का स्थान था वह भी वैसा नहीं रहा। अनेक शताब्दियों तक ये सारा क्रम चलता रहा और एक तरह से समाज में इस तरह की धारणाएं स्थापित हो गई जो या तो घटी ही नहीं थी, या उनका दृष्टिकोण या उनका जो एंगल हमें दिया गया वो एंगल वैसा नहीं था जैसी वो घटनाएं घटी थी। सामान्य समझने के लिए एक बहुत छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, जो हम सबको पता है कि इतिहास में हम उसको मान के चलते हैं। एक फिल्म बनी 1960s में, इफ आई एम करेक्ट, मुगले आजम, जिसमें यह दिखाया गया कि सलीम जो है वो जोधाबाई का बेटा है। अब इतिहास कहता है कि जोधाबाई कोई अकबर की पत्नी थी ही नहीं, ऐसी कोई पात्र इतिहास में है ही नहीं, ये गढ़ा गया पात्र है। लेकिन हर व्यक्ति इतिहास के पन्ने जाकर टटोलता नहीं है, हर व्यक्ति जाकर पुस्तकें पढ़ता नहीं है, हर व्यक्ति जाकर प्राइमरी सोर्स से इंफॉर्मेशन लेता नहीं है। और इसलिए जो उसको दिखाया जाता है, जो उसके सामने पेश किया जाता है, वो उसको मानने लगता है। और ये बहुत बड़ी संख्या में, कई पीढ़ियों में फिर वो बात प्रतिष्ठित हो जाती है और वही सत्य बन जाता है। तो इस तरह से इन पिछले शताब्दियों के दौरान हमारे साथ कई धारणाएं हमारी बदल दी गई और हमें ऐसा बताया गया कि हमारा जो पुराना काल था वह गर्व करने लायक नहीं है, हमारा भूतकाल जो है वो गर्व करने लायक नहीं है, हमारे मूल्य जो हैं वो मूल्य शाश्वत नहीं है, वो मूल्य समाज के लिए हेल्दी नहीं है। और ये सारी चीज़ें हमें पश्चिम से इंपोर्ट करना पड़ेगी। ये भ्रांति बनाई गई कि पश्चिम के ज्ञान के आने के पहले हम जाहिल थे, अज्ञानी थे, निरक्षर थे, अशिक्षित थे, और ये शिक्षा का सारी बयार तो पश्चिम का प्रभाव आने के बाद ही हमारे यहाँ प्रारंभ हुई है। तो ये जो एक समाज के अंदर एक तरह का नकारात्मक विमर्श स्थापित किया गया और आज भी किया जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं थामने की, इसके सामने हमारा जो सनातन मूल्य परंपरा है उसको स्थापित करने की हमारी एक आवश्यकता समय की होने की वजह से इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल, नर्मदा साहित्य मंथन जैसी कल्पना को साकार किया गया है। हमने महेश्वर में ये शुरुआत की और उसके बाद धार में इसे और अधिक घनीभूत किया, उसे और अधिक बल दिया और राष्ट्रीय स्तर के वक्ता आए, उन्होंने अपना अपना नॉलेज हमारे साथ बांटा, शेयर किया, प्रश्नोत्तर हुए। पर कहीं ना कहीं ये महसूस किया गया कि जब तक इस तरह की गतिविधि, इस तरह का कार्यक्रम इंदौर में नहीं होगा तब तक उसे वो
मंच, उसे वो ऊंचाई मिलना मुश्किल है। इसलिए फिर ये विचार हुआ कि इस कार्यक्रम को इंदौर में आयोजित किया जाए, और इंदौर में आयोजित कर इंदौर के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनका, चूँकि काफ़ी बड़ा इंदौर में वर्ग है, तो उनके साथ में ये संवाद स्थापित किया जाए। क्योंकि दिन ब दिन इस विष को हमारा समाज झेल तो रहा है, इसे हम सफ़र तो कर रहे हैं, पर आज भी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है जो इसके प्रति इग्नोरेंट है, इसको समझता नहीं, इस अभिप्राय को समझ नहीं पा रहा है कि हमारे साथ मानसिक स्तर पर क्या प्रयोग हो रहे हैं और हमारे साथ मानसिक स्तर पर किस तरह की खिलवाड़ हो रही है। मैं एक दो छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ। ये जो नैरेटिव सेटिंग जिसको कहते हैं, विमर्श की स्थापना जो होती है, वो कितने सटल तरीके से, कितने इनडायरेक्ट तरीके से होती है, और वो कैसे हमारे अवचेतन के अंदर, हमारे मनोमस्तिष्क के अंदर बैठ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। आज यहाँ जो हम लोग उपस्थित हैं, मैं देख रहा हूँ अधिकांश 40-45 वर्ष से अधिक या उसके आसपास की उम्र के लोग हैं। तो आज से 25 साल पहले हमारे समाज में गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन अरेंजमेंट ये शब्द थे ही नहीं। हम सब मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग हैं और इन शब्दों से हमारा परिचय ही नहीं था। 20 साल में, बमुश्किल 20 साल, 25 साल में ये शब्द कॉमन हो गए, घरों में आ गए, और आज ये स्थिति है कि किसी भी घर का बच्चा ये भाषा प्रयोग कर सकता है, और माता पिता चाहे न चाहे, स्वीकार करे न स्वीकार करे, उन्हें सिर्फ मूक दर्शक बनकर ही रहना है। ये कैसे हो? ये शब्द इतने कॉमन कैसे हो गए? अगर इसके पहले के हजारों साल में नहीं हुए थे तो 25 साल में कैसे हो गए? ये कॉमन किए जाते हैं, ये संयोग नहीं है, इसके बहुत तरीके हैं। ये समाचार पत्रों के आर्टिकल्स के अंदर जो शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, छोटे छोटे विज्ञापनों के अंदर जो बातें बताई जाती है, फिल्मों में जो बातें बताई जाती है, फिर जिन्हें हम रोल मॉडल सोसाइटी में मानते हैं, हमारे खिलाड़ी हो गए, हमारे मॉडल्स हो गए, हमारे फिल्म स्टार्स हो गए, उनकी जीवन शैली क्या है, उस जीवन शैली से आने वाली यूथ कैसे परिचित हो रही है, वो उसके बारे में क्या सोच रही है, हम क्या सोचते हैं, वो एक बात है। पर जो टीनेजर्स, किशोरवयीन लोग, वो क्या सोच रहे हैं, ये हम कल्पना नहीं कर सकते, और उसके फिर परिणाम बाद में दिखने लगते हैं। ये बहुत, मैं इसको कह सकता हूँ कि स्लो पॉइजनिंग जैसा एक काम होता है। इस विमर्श को पिछले 50, 60, 70 सालों में आहिस्ता आहिस्ता और बेहद सुव्यवस्थित तरीके से और वेल इंटेंडेड तरीके से इसे हमारे समाज में बैठाया गया है, हमारे मनोमस्तिष्क में घुसाया गया है, और हमें उसके प्रति इतना उसको नॉर्मलाइज कर दिया है कि अब हमें उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, या कहीं अजीब नहीं लगता, या हम उसको विरोध करने की स्थिति में नहीं है। और फिर ये यहाँ रुकता नहीं है, ये नए नए इसमें आयाम जुड़ते जाते हैं। अगर आप इसके साथ एडजस्ट हो गए, कह लीजिए, तो आपके सामने एलजीबीटी पेश किया जा रहा है, अब आपको उससे एडजस्ट होना है, कल कुछ नया आ जाएगा। ये कैसे होता है? तो ये जो नैरेटिव सेटिंग होती है, ये नैरेटिव सेटिंग एक तरह से साहित्य, कला और पत्रकारिता, इन क्षेत्रों के माध्यम से हमें प्रतिदिन परोसी जाती है। उस नैरेटिव सेटिंग के हम इतने आसानी से शिकार होते हैं कि हमें उसका पता भी नहीं चलता है। वी नेवर गेट आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, हम उसमें एडजस्ट होते जाते हैं। इस प्रकार के जो विमर्श चल रहे हैं, उस विमर्श के सामने ये आवश्यक है, ये आज के दिन की जरूरत है कि हम ऐसे मूल्यों के साथ हमारा विमर्श भी स्थापित करें जिसमें हमारे देश की, हमारी संस्कृति के मूल्य हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चल सके, उन तक वो पहुंच सके। और ऐसा नहीं है कि वो नष्ट हो गए, ऐसा भी नहीं है कि वो लुप्त हो गए।
सही प्लेटफॉर्म पर, सही मंच पर सही लोगों को लेके आना है, उन लोगों को समाज के साथ मिलवाना है, समाज से उनको रूबरू कराना है, समाज से उनका संवाद स्थापित करना है। तब जाकर समाज को एक पैरेलल नैरेटिव सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, और फिर समाज को समझ में आएगा कि हमारा मूल कहाँ है, हम कहाँ जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं। इस सारी फिलॉसफी को, इस दर्शन को लेकर नर्मदा साहित्य मंथन की कल्पना को जन्म दिया गया। इस कल्पना को धीरे धीरे बढ़ाना चालू हुआ और आज हम चतुर्थ वर्ष में आए हैं। और इस बार जैसा मैंने बताया कि जो थीम है, अहिल्या बाई से संबंधित थीम है, उसको लेके कुछ मातृशक्ति के विषय रहेंगे, कुछ ऐसे विषय जो हमारे समाज को अभी भी ठीक से पता नहीं है, जैसे कश्मीर से जो विस्थापन हुए, इस तरह के विषय जो सामान्यतः सार्वजनिक मंचों पर, जिन पर कोई विमर्श, जिन पर कोई बातचीत, जिन पर कोई संवाद होता नहीं है, उस तरह के विषय यहाँ पर चर्चा में आएंगे। उसके संदर्भ में जो विद्वान वक्ता लोग हैं, उनके भाषण होंगे, उनके साथ बातचीत होगी, समूह डिस्कशन होंगे, प्रश्नोत्तर होंगे। पर्यावरण जैसे नए विषय जो आज की ज़रूरत है, या OTT जैसे विषय कि OTT का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह के जो विषय है, जो हमारी सनातन मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं और जो आज के आधुनिक युग से भी जुड़े हुए हैं, तो इस पूरे स्पेक्ट्रम को लेकर सत्र इन 3 दिनों में आयोजित किए जाएंगे। और इन सत्रों के दरमियान प्रश्नोत्तर की भी सबको सुविधा रहती है। मेरा ऐसा आप लोगों से निवेदन है, इस पर्टिकुलर इस मीटिंग का एक उद्देश्य यह भी था कि चूंकि पहले के दोनों तीनों सत्र इंदौर से बाहर हुए हैं, जो इंदौर के बुद्धिजन हैं उन्हें इसके बारे में परिचित कराएं। आप लोगों का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें भी यह बात आपके माध्यम से जाए, और जो भी इस संदर्भ में रुचि रखते हैं, जिन बच्चों की यहाँ पर शिक्षक जगत के गणमान्य नागरिक हैं, तो अगर बच्चे इस तरह के विषयों में रुचि रखते हैं, या जो भी लोगों को इनको रुचि है, वो उसमें भाग लें, इसका 3 दिन तक इसका लाभ उठावें, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा उद्देश्य सफल होगा। ये क्रम है जो आगे भी चलता रहेगा, ये इसमें सिर्फ एक माइलस्टोन है। नमस्कार।